हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, ACL ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मटेरियल प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप सभी 12th के स्टूडेंट हो, आप सभी को पता होना चाहिए 12th के परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। इसलिए आप लोगों को कंटिन्यू, अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप कंटिन्यू ACL के साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट रख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है जहां व्हाट्सएप ग्रुप का, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि और भी अधिक से अधिक जानकारी आपको अवेलेबल करवाई जा सके। आपका कोर्स काफ़ी लेंथी रहता है, इसीलिए लंबी रेस के बिना आप सफल नहीं हो सकते। आपको ध्यान रखना है, आपको अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है ताकि बिल्कुल समझते हुए और धीरे से, आसानी से आप लोग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो हाफ ईयरली से पहले। और साथ ही अगर आपका 70% कोर्स भी अगर इस बार एग्ज़ाम में आता है तो 70% कोर्स भी काफ़ी लेंथी रहता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट कीजिए और अपने दोस्तों को ACL के साथ में जोड़े ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आज का टॉपिक जो स्क्रीन पे दे रखा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 उप सह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके 3 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं और एक है 1 नंबर का, एक है 2 नंबर के। तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने। इस यूनिट को मैं बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिना समझे आप अच्छा नहीं कर सकते हो। इसलिए इस यूनिट को बहुत धीरे से और समझते हुए आगे बढ़ना है और साथ में अपने नोट्स को भी मेंटेन करना है ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा अवेलेबल हो सके। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का पहला टॉपिक जो है वो है योगात्मक यौगिक। नाम से पता चल रहा है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब 2 यौगिक या उससे अधिक यौगिक जब संयोग करते हैं और उससे जो नया यौगिक बनता है वो योगात्मक यौगिक कहलाता है। जैसा कि A और B 2 कोई यौगिक हैं, वो आपस में संयोग करेंगे और C कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो ये C कंपाउंड जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, योगात्मक यौगिक कहलाता है। स्क्रीन पे इसकी परिभाषा को एक बार ढंग से समझते हैं कि जब 2 या अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। तथा ये जो पदार्थ, ये जो यौगिक होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ होता है, अर्थात इसकी स्टोइकियोमेट्रिक जो होती है वो फिक्स होती है। अब ये 2 प्रकार का होता है योगात्मक यौगिक। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट को हम कहते हैं द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम कहते हैं संकुल लवण या संकुल यौगिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट इसके याद रखने और 3 ही इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। डबल सॉल्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब 2 सिंपल सॉल्ट आपस में संयोग करते हैं तो जो लवण बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसे कहते हैं डबल सॉल्ट, द्विक लवण कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये 2 सरल लवणों के संयोग से बनते हैं। दूसरा, ये जल में पूर्णतः आयनित होते हैं और तीसरा, इसे जालक यौगिक भी कहते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, जब 2 सिंपल सॉल्ट संयोग करते हैं तो डबल सॉल्ट का निर्माण होता है। दूसरा, ये जल में पूर्णतः आयनित होते हैं और आयनित होकर धन आयनों एवं ऋण आयनों का निर्माण करते हैं। और तीसरा, इसे जालक यौगिक भी कहते हैं। अब इसके 3 एग्जाम्पल कौन से हैं डबल सॉल्ट के? पहला है कार्नेलाइट, दूसरा है मोर लवण और तीसरा है पोटाश फिटकरी। तो तीनों एग्जाम्पल में जो सिंपल सॉल्ट है वो 2 ही है। अगर 2 सिंपल सॉल्ट से अगर लवण बना है तो उसे कहेंगे डबल सॉल्ट। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे कार्नेलाइट किससे बना हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जब संयोग करते हैं तो जो डबल सॉल्ट बनता है उसे कार्नेलाइट कहते हैं। इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसी प्रकार से मोर लवण में क्या होता है,
कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जब आपस में संयोग करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसे मूल लवण कहते हैं, और इसमें भी जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 जल के अणुओं की संख्या होती है। इसके अलावा लास्ट जो होता है इसे पोटास फिटकरी कहते हैं, और पोटास फिटकरी का आप सभी को कार्बोनिल लाइट और पोटास फिटकरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये 2 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सूत्र आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो इसके 2 सॉल्ट कौन कौन से हैं? पहला है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो दोनों सॉल्ट जब आपस में संयोग करेंगे तो हमारे पास पोटास फिटकरी बनती है। अब यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है जल के अणुओं की संख्या 24 होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डबल सॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक भी कहते हैं, संकुल लवण भी कहते हैं और उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि संकुल यौगिक आपका ये चैप्टर जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। संकुल लवण जैसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, ये पूरा आपका चैप्टर होगा, ये आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। संकुल लवण किसे कहते हैं कि जिन यौगिकों के अंदर कोई भी जो यौगिक है, तो जिन यौगिकों के अंदर संकुल आयन पाया जाता है उसे कहते हैं संकुल लवण। सिंपल है, कोई भी यौगिक हो सकता है, अगर उसमें संकुल है, संकुल आयन है। संकुल आयन को कैसे पहचानना है? एक बड़ा ब्रैकेट होगा, उसमें मेटल होगा और लिगेंड होगा। वापस बताना है, संकुल आयन को कैसे पहचानना है? बड़ा ब्रैकेट, उसमें एक मेटल और एक लिगेंड। ये इस प्रकार से एक अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो हमारा संकुल आयन होता है, और जिस यौगिकों में संकुल आयन है वो कहलाते हैं संकुल लवण कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट, संकुल यौगिक किसे कहते हैं या संकुल लवण किसे कहते हैं? जिस यौगिकों में संकुल पाया जाता है वो संकुल लवण कहलाते हैं। दूसरा, ये जो होता है जस्ट अपोजिट है, ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। डबल सॉल्ट जल में पूर्णतः आयनित होता था और अपने धनायनों और ऋणायनों का निर्माण करता था, लेकिन संकुल लवण, संकुल यौगिक जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, अर्थात इसका एक बड़ा पार्ट रह जाता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कि ये हमारे संकुल लवण था, ये संकुल लवण इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, डबल बड़ा ब्रैकेट दे रखा है। अब इसको मैंने जल में डालते ही ये टूटा है, आयनों में विभक्त तो हुआ है, लेकिन पूर्णतः आयनों में विभक्त नहीं होता है, पूर्णतः आयनों में विभक्त नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें एक बड़ा पार्ट रह जाता है जिसे संकुल आयन कहते हैं। और इस प्रकार से यौगिक जो प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं संकुल लवण कहते हैं। नेक्स्ट, इसी को हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। इसी का संकुल लवण का, संकुल यौगिक का नाम ही उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भले संकुल लवण कहे, संकुल आयन कहे या उपसह संयोजक यौगिक कहे, तीनों एक ही है। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा पार्ट रह जाता है जल में घोलने के बाद में, वो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स रह जाता है, संकुल आयन रह जाता है। और ये संकुल आयन जो होता है एक जटिल पार्ट होता है, एक बड़ा भाग होता है। तो अब उपसह संयोजक की यौगिक की परिभाषा क्या होती है कि वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ में उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं उसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 पार्ट आपको याद रखना है, मेनली 2 पार्ट याद रखना है, एक मेटल सेंटर एटम और दूसरा लिगेंड। जब दोनों के बीच में एक बंध बनता है, और वो बंध जो होता है वो याद रखना हमेशा, वो जो बंध होता है वो कहलाता है उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। और जिन यौगिकों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है वो यौगिक क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, वो यौगिक उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। मैंने पहले ही बताया, जब कॉम्प्लेक्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स, अभी से आपको याद रखना है, जब कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स में 2 स्पीसीज होती है, 2 पार्ट होते हैं, 2 आयन्स हो सकते हैं। एक होता है मेटल सेंटर एटम और दूसरा होता है लिगेंड, और ये कॉम्प्लेक्स होता है।
तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, इनके बीच में दो पार्ट है, मेटल और लिगेंड, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, उसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध कहते हैं। और इस प्रकार से अगर जिस यौगिक में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है वो कहलाता है उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उपसह संयोजक बंध की परिभाषा को एक बार ढंग से समझते हैं कि उपसह संयोजक बंध कैसे बनता है। जैसे कि आयनिक बंध को मैंने अगले वीडियो में बता दिया है, पिछले वीडियो में बता दिया आयनिक यौगिक के बारे, आयनिक यौगिक और आयनिक बंध के बारे में। दूसरा मैंने उपसह संयोजक बंध जो है वो अभी पढ़ेंगे। एक और था जिसे कहते थे सह संयोजक बंध, तो वो हमने पहले पढ़ लिया है। उपसह संयोजक बंध जो है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये पाया जाता है उपसह संयोजक बंध। तो क्या होता है देखते हैं एक बार कि वह बंध जिसमें एक ही तत्व या आयन द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी हेतु प्रदान किए जाते हैं उसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा, उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। बहुत सिंपल है कि हमेशा आपको पता है दो स्पीसीज के बीच में एक बंध का निर्माण होगा। अब यहाँ कौन सी दो स्पीसीज है जिसके अंदर फिक्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक है मेटल, दूसरा है लिगेंड। और मेटल और लिगेंड के बीच में अब बंध बन रहा है, और यहाँ बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही आयन के होते हैं, किसी एक ही स्पीसीज के होते हैं। वो कौन सी स्पीसीज, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसको तो हम लिगेंड कह रहे हैं, और यहाँ मेटल है। अर्थात लिगेंड और मेटल के बीच में यहाँ बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ बंध के अंदर कोई एक ही परमाणु, कोई एक ही स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन साझे में डोनेट कर रहा है। इसलिए इस प्रकार से बना हुआ बंध क्या कहलाता है, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर ये मेटल दे रखा है और ये लिगेंड दे रखा है। अब ये लिगेंड के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। एरो आपको बताया जा रहा है, एरो इस प्रकार से मतलब लिगेंड डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण होता है, वो बंध क्या कहलाता है, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। और जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बंध का निर्माण करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आयन बनता है। यहाँ मैंने पहले ही बताया एक बड़ा ब्रैकेट है जिसमें एक मेटल और लिगेंड है। अब इन दोनों के बीच में हमें पता होना चाहिए, कभी भी अगर आपको पूछे उपसह संयोजक बंध का निर्माण किन के बीच में होता है तो मेटल और लिगेंड के बीच में होता है, और इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण होता है। यहाँ लिगेंड के नीचे एन दे रखा है, एन जो है वो है लिगेंडों की संख्या, और यहाँ एक्स कॉम्प्लेक्स के बाहर दे रखा है, ये एक्स जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तीनों प्रकार के एक्स के मान हो सकते हैं। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स होता है वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, या उदासीन भी हो सकता है। आपको ये पता रखना है। इस प्रकार से बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, संकुल यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता रखना है कि अभी हमने देखा कि उपसह संयोजक जो बंध है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक स्पीसीज ही प्रदान कर रही है, और इस प्रकार से बंध का निर्माण हो रहा है। और बंध को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, थोड़ी सी पहले जानकारी हमें पता होनी चाहिए, जो स्क्रीन पे दे रखा है उसको पूरी तरह से समझना है। जैसा कि एक कॉम्प्लेक्स या एक यौगिक दे रखा है, इस यौगिक के अंदर आपको एक एक बात समझा रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं समन्वय मंडल कहते हैं, या संकुल आयन कहते हैं। वापस समझना, बड़े ब्रैकेट जो पूरा है उसको हम समन्वय मंडल कहते हैं या संकुल आयन कहते हैं। अब संकुल आयन के अंदर दो भाग होते हैं, याद रखना है, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। ये है मेटल और ये है लिगेंड, ये दो ही भाग होते हैं। और इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है, अभी पढ़ा, उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है।
अब यहाँ ये जो लिगेंड के नीचे ये 6 दे रखा है, ये जिसको n से प्रदर्शित किया था, ये लिगेंड की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ साइनो कितनी संख्या है, 6, मतलब 6 लिगेंड जुड़े हुए, किसके साथ में, Fe के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 6 उप सह संयोजक बंधों का निर्माण हो रहा है। और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो पार्ट दे रखा होता है उसे कहते हैं सरल आयन। अब सरल आयन अगर कॉम्प्लेक्स से पहले दे रखा है तो वो सरल आयन धनावेशित होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स के बाद में दे रखा है तो वो सरल आयन ऋणावेशित होगा। अर्थात हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर कोई पार्ट पहले दे रखा है तो धन आयन होगा, और अगर बाद में दे रखा है तो वो ऋण आयन होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपल आयंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, उपसह संयोजक यौगिक की संरचना कैसे होती है। तो सेंटर में सेंटर एटम होता है, धातु आयन होता है, और इसके ये जो ब्रैकेट होता है उसे संकुल आयन कहते हैं, और इसके अंदर एक तो मेटल होता है और एक होते हैं लिगेंड। और यहाँ लिगेंड जैसे कितने थे, 6, तो 6 लिगेंड चारों तरफ से उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और ये किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ में उप सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, उप सह संयोजक बंध होता है। और कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। ये किस किस के बीच में है, पोटेशियम और Fe के बीच में। ये कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। और आयनिक बंध टूट सकता है लेकिन उपसह संयोजक बंध नहीं टूटता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए एक उपसह संयोजक यौगिक में 2 प्रकार के बंध होते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है लिगेंड द्वारा बनाया गया बंध जो होता है वो उपसह संयोजक बंध कहलाता है, और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो सरल आयन होता है उसके द्वारा जो बंध बनाया जाता है वो आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध टूटता है लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो नहीं टूटता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सेंटर, अब 2 के बीच में उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, पहले ही पढ़ लिया। एक तो हमारे पास में सेंटर एटम है और दूसरा हमारे पास में लिगेंड है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बंध का निर्माण हो रहा है। तो दोनों की छोटी छोटी बातें हैं वो जानकारी याद रखनी है कि सेंटर एटम क्या होता है। ये धनायन या उदासीन परमाणु होता है जो संकुल के केंद्र में स्थित होता है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स के सेंटर में जो उदासीन परमाणु हो या कोई आयन हो उसे हम कहते हैं सेंटर एटम। दूसरा, ये लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, लुईस अम्ल की भांति ये व्यवहार करता है। सेंटर एटम कैसा होता है, लुईस एसिड की तरह बिहेवियर रखता है क्योंकि वो लोन पेयर ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करता है तो वो लोन पेयर किस में आते हैं, इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाए, और रिक्त डी कक्षक के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन आते हैं और वहां पर उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लिगेंड जो होते हैं, तो लिगेंड क्या होता है, ये एक ध्रुवीय अणु या ऋणायन होते हैं जिसके पास में न्यूनतम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिंपल है, लिगेंड वो स्पीसीज होती है, भले वो उदासीन हो सकती है या फिर आयन हो सकता है, वो स्पीसीज जिसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूनतम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो वो डोनेट करने की क्षमता रखेगा। तो जिसके पास में ऐसी स्पीसीज जिसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे हम लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा होता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ आपको मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लिगेंड द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ जो बंध बन रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, अर्थात एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार से हमारे पास में जब बंध होता है तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम, वो है लिगेंड। सबसे मेन देखो, इस यूनिट को अगर आपको समझना है तो एक तो मेटल सेंटर एटम को पूरा समझना है। सेंटर एटम क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स के सेंटर में रहता है, धातु होता है। दूसरा क्या होता है कि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और तीसरा इसके अंदर होता है, उसके अंदर रिक्त डी कक्षक होते हैं जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब लिगेंड क्या होता है, लिगेंड ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास में न्यूनतम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो उदासीन
उदासीन अणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकते हैं, तथा ये धातु के रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है? लिगेंड कहलाती है। लिगेंड की परिभाषा आपको सबको पता होना चाहिए। ऐसी स्पीसीज में क्या हो सकता है? वो ध्रुवीय या उदासीन अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रखती है, न्यूनतम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रखती है, और वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षक में डोनेट करके उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करती है, तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है? लिगेंड कहलाती है। अब लिगेंड से एक प्रश्न कंफर्म आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिगेंड्स के अंदर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है लिगेंड का। जैसे कि पहला वर्गीकरण मैं बता देता हूं कि आयनों के आधार पर है, जैसे कि धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। अब तीनों के अंदर से आपको ध्यान रखना है, आपको धनावेशित लिगेंड नहीं पढ़ने हैं, 2 ही पढ़ने हैं, एक उदासीन लिगेंड और दूसरा ऋणावेशित लिगेंड पढ़ने हैं। ये तो आयनों के आधार पर। ऐसा का ऐसा उपसह संयोजक बंध की संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। उपसह संयोजक बंध के आधार पर, जैसे कि अगर मेटल के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है तो एक दंतुक लिगेंड, 2 बना रहा है तो 2 द्विदंतुक लिगेंड, और बहुत सारे बना रहा है तो पॉलीदंतुक लिगेंड कहलाता है। इसके अलावा लिगेंड को एक और आधार से बांटा गया है। एक तो होते हैं 2 भाग बनाए हुए हैं, एक तो सरल लिगेंड और दूसरे होते हैं जटिल लिगेंड। तो लिगेंड के अंदर से आपका एक प्रश्न कंफर्म होता है, डेफिनेटली होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लिगेंड को पहले से ही पढ़ के रखिए, ताकि और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि लिगेंड जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आगे आप उसको समझ नहीं सकते हो। लिगेंड को क्या क्या याद रखना है? पहला, लिगेंड की संरचना, दूसरा लिगेंड का नाम, और तीसरा लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, 0 है, प्लस है या माइनस है। क्योंकि आपको सिलेबस के अंदर आपके प्लस वाले नहीं है, आपको 2 ही पढ़ने हैं, या तो उदासीन 0 चार्ज वाला या ऋणावेशित, कोई भी माइनस में कोई चार्ज दे रखा होगा। तो एक बार देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला दे रखा है एक दंतुक मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ एक ही उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। और इसमें दोनों प्रकार के लिगेंड आएंगे, उदासीन लिगेंड भी आएंगे और ऋणावेशित लिगेंड भी आते हैं। ये जो लिगेंड होते हैं मोनोडेंटेड, उसको कहते हैं सरल लिगेंड। सरल लिगेंड इसलिए क्योंकि ये एक ही बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब जटिल लिगेंड में 2 प्रकार से आते हैं। एक होता है द्विदंतुक, जो अकेला मेटल के साथ में 2 बंधों का निर्माण करता है, और एक होता है पॉलीडेंटेड या बहुदंतुक, जिसे अंदर हम एक ही पढ़ेंगे, 60 दंतुक लिगेंड ही पढ़ेंगे, और वो आगे पढ़ेंगे। ईडिटा के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो सिंपल लिगेंड होते हैं, और वो धातु के साथ में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जटिल के अंदर 2 लिगेंड होते हैं। कौन कौन से? या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे बाईडेंटेड लिगेंड हो गया, ट्राईडेंटेड लिगेंड हो गया, या इसके अलावा 60 दंतुक लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, लेकिन हमें 2 पढ़ने हैं, बाईडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये 2 पढ़ने हैं। इसके अंदर ईडिटा पढ़ेंगे हम लोग, और इसके अंदर हम लोग द्विदंतुक के अंदर हमें 4 लिगेंड पढ़ने हैं, फिक्स है, याद रखना। और 60 दंतुक लिगेंड ईडिटा जो एक ही पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो 5 तो हमें जटिल के अंदर याद रखने हैं, और बाकी बचे हुए सारे सिंपल लिगेंड के अंदर आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको इस यूनिट के अंदर 4 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है जिसे कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड, दूसरा होता है कीलेट लिगेंड, तीसरा होता है उपसह संयोजन संख्या, और चौथा होता है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक संकुल। ये चारों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, छोटे होते हैं। आप ढंग से समझोगे तो आसानी से उसको कर पाओगे एग्जाम में। इस प्रकार से इस टॉपिक के अंदर से आपका पक्का एक क्वेश्चन बनता है, अर्थात लिगेंड के अंदर से आपका एक पक्का क्वेश्चन बनता है। पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी लिगेंड के बारे में, और कितने लिगेंड होते हैं, किस टाइप के लिगेंड होते हैं, कौन सा लिगेंड किस प्रकार से लॉन पेयर रखता है, कौन सा चार्ज रखता है, कौन कौन से याद रखने, वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज ही ज्वाइन हो जाए ताकि आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से हो और आपके कोई भी डाउट हो वो साथ में सॉल्व होते जाए। थैंक यू, धन्यवाद।